नमस्कार, मैं सुमित स्वर्णकार आपका आज फिर से स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लास में। हम टॉपिक कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हमने पिछले 2 दिनों में उसके कुछ बेसिक्स के बारे में जाना। आज उसी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आपका क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी हाँ, क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्या बोल रहा है। ये कहता है कि अगर आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो आपके द्वारा बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ होना चाहिए। मतलब अगर कोई एक सही तरीके से अगर बनाया जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सी द फर्स्ट वन इज़ द क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। आप जो बनाओगे, आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे वो एक क्लैरिटी उससे रिप्रेजेंट होनी चाहिए, प्लस अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब ये कि आपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया उसमें जो भी डेटा आप दे रहे हो वो क्या होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर इन द सेंस मतलब कि जब आप उसको देखो आपको फिर कुछ और डाउट नहीं होना चाहिए कि यार ये फिगर कैसे आया। आपको याद होगा कल की क्लास में हमने देखा था कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से बन रखा था, जैसे कि यहाँ पर एसेट लिखा हुआ था, फिर वो एसेट कौन से नोट में है और उस नोट में उसका डिटेल था, लेट्स सपोज 5,000 रुपया। तो ये पर्टिकुलर एसेट 5,000 रुपये का ही है, उसका डिटेल जानना है तो यहाँ पर नोट नंबर 1 देख लो, क्या था, एकदम ईच एंड एवरीथिंग एकदम क्लियर था। आपको फिर और डाउट उसमें होगा ही नहीं कि वो फिगर कहाँ से आया। लेकिन अगर आपने यहाँ पर वो नोट को मेंशन नहीं किया और सिर्फ एक अमाउंट लिख दिया, या फिर आपने अमाउंट लिखा लेकिन उसके रेस्पेक्टिव जो नोट है वो नोट गलत दे दिया, या फिर आपने अमाउंट लिख दिया लेकिन उसके रेस्पेक्टिव नोट कुछ नहीं दिया, तब जो उसका यूज़र होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जब उसको पढ़ेगा वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। बिकॉज तब आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो सी देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है ये, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी क्लियर एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल। वेरी इंपॉर्टेंट, वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। मतलब अगर कोई एक पर्सन थोड़ा सा उसमें अपना कॉमन सेंस लगाए तो उसको रीड करके समझ में आना चाहिए, हाँ भाई ये क्या कह रहा है। आपको याद होगा कल हमने रिलायंस का जब हम एग्जाम्पल ले रहे थे, हमको वहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली थी कि रिलायंस का रेवेन्यू हुआ कुछ लाख रुपए का, कुछ लाख करोड़ रुपए का, और फिर उसके बाद उसका नेट प्रॉफिट हुआ कुछ करोड़ रुपए का। तो जब हम देख रहे थे, वी आर द यूजर, जब हम देख रहे थे हमको पता चल रहा था आखिर वो बोलना क्या चाह रहा है। यस और नो। देन फॉर एग्जाम्पल यूज सिंपल लैंग्वेज एंड अवॉइड जार्गन। मतलब हौच पौच करके मत लिखिएगा आप उसको, कुछ भी गलत डेटा उसके अंदर मत डालिएगा आप लोग। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज फॉर्मेट। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद कीजिए जब हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ रहे थे हमने क्या पढ़ा था कि अकाउंटिंग जो आप रिकॉर्ड करोगे है ना, अकॉर्डिंग टू AICPA की डेफिनेशन जो हम पढ़ रहे थे, क्या बोला गया था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। आपको एक तरीका बताया जाएगा, वो सिग्निफिकेंट मैनर में आपको रिकॉर्ड करना है। मतलब क्या, आपको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रिकॉर्ड करना है ताकि उसका जो यूज़र हो जब वो उसको पढ़े, यस, उसको समझ में आए कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। फिर आपको क्या बात का ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे वो रेलिवेंट होना चाहिए। मतलब क्या, आपके द्वारा दिया गया डेटा यूजर के लिए, यूजर मतलब जो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ रहा है उसके लिए रेलिवेंट होना चाहिए, ताकि उसके बेसिस पे वो अपना डिसीजन ले सके। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हु आर द वेरियस यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन कौन डिफरेंट यूजर्स हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, टैक्स अथॉरिटीज एंड सो ऑन। ऐसे हमने बहुत सारे यूजर्स के बारे में देखा था। तो वो जो यूजर हैं जब वो आपके द्वारा बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़े तो उसको रेलिवेंट डेटा मिलना चाहिए, इररेलेवेंट डेटा वहां पर होना नहीं चाहिए। सी द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड शुड बी रेलिवेंट टू डिसीजन मेकिंग फॉर यूजर। जो यूजर है
उसके डिसीजन मेकिंग में हेल्प होनी चाहिए आपके द्वारा प्रेजेंट किए गए डेटा के थ्रू। नाउ इट शुड रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ द बिजनेस। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो डेटा डाल रहे हो वो आपके बिजनेस का इकोनॉमिक रियलिटी बताए। जी हाँ, मतलब क्या, आपके बिजनेस का जो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है वो बताए, आपका बिजनेस एक्चुअल में जो प्रॉफिट या फिर लॉस कमा रहा है वो बताए, क्योंकि उसके बाद ही आप कोई सही ढंग से डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इंक्लूड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दैट मैटर टू द बिजनेस एंड इट्स इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि आपके द्वारा बनाया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपको नहीं लगता कि जो हम सेल्स कर रहे हैं वो सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो सेल्स का फिगर हमको पूरा एक्यूरेट दिखाना चाहिए, क्योंकि इसी सेल्स के फिगर के ऊपर बेस करते हुए जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो जीएसटी कलेक्ट करेगा। इसी सेल्स की फिगर को देखते हुए मैनेजमेंट अपना डिसीजन को चेक करेगा कि हमने इस साल जो टारगेट रखा था क्या वो हम फुलफिल कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब क्लियरली आपके द्वारा बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखना चाहिए, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर आपके द्वारा बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चीज क्लियर है तो हम बोल सकते हैं कि आपने रेलिवेंट डेटा प्रोवाइड किया है और वो यूजर के काम आ रहा है उसके डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट बात आती है आपकी रिलायबिलिटी की। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, भरोसा। आप जो डेटा दिए हो उसके ऊपर हम भरोसा कर सकें वैसा डेटा होना चाहिए। अब इसके लिए कैसे होगा कि आपने जब बनाया, आपके द्वारा बनाया गया फाइनेंशियल अकाउंट अगर ट्रू एंड फेयर है तो हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और आपके द्वारा बनाया गया अकाउंट ट्रू एंड फेयर है ये कौन बताएगा? ये जब आप अपने बुक्स का ऑडिट करवाओगे तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा वो साइन करके देगा कि यस, मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया है और मैंने ये पाया है कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बने हैं वो ट्रू एंड फेयर हैं। तो जी हाँ, जब वो चीज़ हो जाएगी तब हम बोल सकते हैं कि आपके द्वारा बनाया गया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या है, वो आपका रिलायबल है, रिलायबिलिटी उससे निकल रही है, आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। सोच कर देखिए कि आप अपनी ज़िंदगी में जो पैसे बचा कर रखे हो, आप उस पैसे को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो और कंपनी की रिपोर्ट आप देख रहे हो, वहाँ पर बहुत अच्छा दिख रहा है कि कंपनी बहुत प्रॉफिट कर रही है, बहुत उसका टर्नओवर है, आप वो देख के बहुत खुश हो गए। वो देखकर आपने अपनी बरसों की सारी मेहनत, सारी सेविंग्स आपने इकट्ठा करी और उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। क्या हो कि अगर वो कंपनी फ्रॉड निकल जाए, क्या हो कि वो डेटा सारा का सारा झूठ हो। आपको पता है बहुत सारे से स्कैम होते हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं, आप लोग अगर थोड़े फ्री रहेंगे तो आप YouTube में इसकी केस स्टडी देखिएगा, सत्यम स्कैम। आई होप बहुत लोगों ने शायद इसके बारे में सुना भी होगा, सत्यम स्कैम। अगर किसी ने सुना है तो प्लीज रेज योर हैंड। एनीबडी जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने ये सत्यम स्कैम के बारे में सुना है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, किसी ने नहीं, तो अगर नहीं देखा है तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप लोग जब आपको थोड़ा सा 15-20 मिनट का भी समय अगर मिले तो आप लोग प्लीज इसको देखिएगा। यूट्यूब में इसके ऊपर बहुत अच्छे से केस स्टडी है, आप लोग देखिएगा कि सत्यम केस में आखिर हुआ क्या था। तब आपको पता चलेगा इस पॉइंट की अहमियत, ये जो पॉइंट बोल रहा है रिलायबल, इसकी अहमियत आपको पता चलेगी। तो क्या कह रहा है ये कि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा जब उसके अंदर का जो इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड किया है वो एक्यूरेट रहेगा, वो रिलायबल रहेगा और वो उस बिजनेस का रिफ्लेक्ट करेगा क्या, एक्चुअल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। जी हाँ, झूठ मूठ के ट्रांजेक्शन को नहीं डालेगा, वो जो एक्चुअल है, जो एक्चुअल में हुआ है, आपने जो कमाया है, आपका जो बिजनेस है, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। तभी हम बोल सकते हैं कि आपके द्वारा दिया गया डेटा क्या है, रिलायबल है। आप इसको कुछ इस तरीके से सोचिए कि आप अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो आपका इलाज कराने के लिए और डॉक्टर आपकी बॉडी की कुछ चेकअप आपको रिकमेंड करता है कि आप ब्लड टेस्ट करवाइए, आपका शुगर वगैरह, ब्लड प्रेशर वगैरह, कुछ थायराइड वगैरह आप चेकअप करवाइए, आप उसने आपको रिकमेंड किया। आप जिस डायग्नोसिस सेंटर पे गए
उसने जब रिपोर्ट दी वो रिपोर्ट क्लियर नहीं थी, मतलब उसमें रिपोर्ट में कुछ, जैसे डॉक्टर हैंड राइटिंग लिखते हैं ना, मेडिसिन रिकमेंड करता है, तो वो कुछ इस तरीके से ऐसे करके वो रिपोर्ट में आपको लिख के दिया था। अब आप बताइए इसके आधार पे डॉक्टर आपका क्या ट्रीटमेंट करेगा? आपने जो डायग्नोसिस रिपोर्ट डॉक्टर को थमाई वो रिलायबल ही नहीं है। अब डॉक्टर अपना डिसीजन कैसे ले कि मुझे अपने पेशेंट को ये मेडिसिन देनी है कि नहीं देनी है? तो सोच कर देखिए। ठीक उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर, अगर हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का अगर कुछ सोल है, किसी भी बिजनेस का अगर कोई सोल है, उसकी आत्मा है, तो वो आत्मा कौन है पता है आपको? वो आत्मा है फाइनेंस। अगर आपके बिजनेस का फाइनेंस ही पुअर है तो फिर आपका तो बेड़ा गर्क होना निश्चिंत है। फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ योर बिजनेस, ऐसा बोला जाता है। जितना स्ट्रांग आपका फाइनेंस होगा उतना स्ट्रांग आपका आगे बिजनेस जाएगा। इस चीज को समझिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको यह इंश्योर करना है, इंश्योर दैट द फाइनेंशियल डेटा इज ऑडिटेड बाय अ रेप्यूटेबल अकाउंटिंग फर्म टू एनहेंस रिलायबिलिटी। जी हाँ, आपको एक और केस बताता हूं। जब सत्यम केस हुआ था, सत्यम बेसिकली एक आईटी कंपनी थी। इस आईटी कंपनी ने क्या किया, एक ऐसा दौर आया था जब बाकी सारे सॉफ्टवेयर कंपनी लॉस में चल रहे थे, ये कंपनी अपना प्रॉफिट दिखा रही थी। ये कंपनी अपना प्रॉफिट दिखा रही थी और लोगों को ये बोल रही थी कि देखो हमारी कंपनी इतना प्रॉफिट कर रही है, जहां बाकी कंपनियां डूब गई हैं हम अभी भी प्रॉफिट कर रहे हैं। आप आइए और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मालिक जो था इस कंपनी का, उसकी बात को कोई नहीं मानता। लेकिन जब इस कंपनी का ऑडिट हुआ, ऑडिट पता है किसने किया था? एक बिग 4 कंपनी है, पीडब्ल्यूसी। पीडब्ल्यूसी इज अ बिग 4 कंपनी। वो बिग 4 कंपनी के सीए ने इसका ऑडिट किया था, तो लोगों का भरोसा आ गया, वाओ बिग 4 जितनी बड़ी कंपनी ने अगर ऑडिट किया है और कह रही है कि ये पिक्चर ट्रू एंड फेयर है, तो भैया आंख बंद करो और पैसे लगा दो। तो देख पा रहे आप एक रेप्यूटेबल अकाउंटिंग फर्म का कितना एक इज्जत होता है। लेकिन क्योंकि स्कैम था वो, तो यहां पर उसने इसको भी ले डूबा। पीडब्ल्यूसी का नाम भी थूथू हो गया ड्यू टू उस स्कैम के लिए। बाकी डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। तो हमने क्या देखा, आप जो अकाउंट बनाओगे वो क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, रेलिवेंट डेटा सिर्फ होना चाहिए और वो रिलायबल होना चाहिए। अगर अभी तक में आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट आता है आपका कंपेरेबिलिटी। जी हाँ, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने जो बनाया है और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो डेटा है वो अगर कंपेयर नहीं हो आपस में, तो फिर आपका डेटा जो है वो सही नहीं बना है। तब हम बोल सकते हैं कि आपके द्वारा बनाया गया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही नहीं बना है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अभी क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या क्या क्वालिटीज होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हमने क्या जाना? कंपेरेबिलिटी। जी हाँ, जब अगर आपके द्वारा बनाया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर करने लायक होगा। कंपेयर कब होगा? याद कीजिए हमारी फर्स्ट क्लास हमने बोला था कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट ईयर आपने जो तरीका अपनाया था अकाउंट्स बनाने के लिए, सेकेंड ईयर भी वही तरीका आप अपनाओगे, तभी आप 2 साल के डेटा को कंपेयर कर पाओगे, क्योंकि दोनों का नेचर सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि इस साल जो मनमर्जी आया कर दिया, अगले साल जो मनमर्जी आया कर दिया, ऐसे करोगे गड़बड़ हो जाएगा। तो ये ऐसी गलती ना हो, उसके लिए कंपनी आपको हर साल देती है क्या मालूम? अकाउंटिंग पॉलिसी। आपको आपकी जो कंपनी है वहां से हेडक्वार्टर से आपको मिलेगा क्या कि ये हमारा इस साल का अकाउंटिंग पॉलिसी है, इसको ध्यान में रखते हुए ही आप लोग अपने अकाउंट्स बनाइएगा, क्योंकि ऐसे बनाओगे तो उसके बाद जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा वो कंपेरेबल बनेगा। हम इस साल के डेटा को पिछले साल के डेटा से कंपेयर कर पाएंगे अगर आप हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे। तो अगर आपने इस अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो नहीं किया तो फिर आपका डेटा जो है इट मे बी पॉसिबल कि बहुत सारे एस्पेक्ट के ऊपर वो कंपेरेबल ना हो। छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। मान लीजिए कि आपकी कंपनी कहती है कि अगर आपके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं
और हम उस फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर लेट सपोज कंपनी कहती है कि हम ऑलवेज 5% डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, क्योंकि कंपनी का अपना ही ऐसा मानना है कि 5% अगर हम चार्ज करें इट्स अ रीजनेबल वन, क्योंकि हमारा एसेट अकॉर्डिंगली उतने साल तक जाएगा। ऐसा कंपनी ने कहा, ऐसा कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी ने कहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एवरी ईयर, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड सो ऑन, जब तक आपके पास ये एसेट रहेगा आप एवरी ईयर 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते जाओगे और उस एसेट की वैल्यू को चेंज करते जाओगे, 5% से डेप्रिशिएट करते जाओगे। अब मान लीजिए किसी कारण ईयर 3 में आपका मन किया नहीं यार ये 5% कंपनी जो बोलती है उसको बोलने दो, मुझे कंपनी का कोई परवाह नहीं, मैं इस ब्रांच का हेड हूं, मेरे को लग रहा है ये ज़्यादा होना चाहिए डेप्रिसिएशन, चलो ज़्यादा चार्ज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, आपने यहाँ पर 5 के बजाय 15% कर दिया। अब खुद सोच कर देखिए कि जब हम इन 2 ईयर के डेटा को चेक करेंगे, यहाँ पर 5% डेप्रिसिएशन किया गया था, यहाँ पर 15% किया गया था, अब ये दोनों जो हैं क्या हो गए, अब ये कंपेरेबल नहीं रहे। क्यों नहीं रहे, क्योंकि ईयर 2 का जो डेटा बना था वो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पॉलिसी बना था, जैसा जैसा अकाउंटिंग पॉलिसी ने कहा वैसा बना था। लेकिन ईयर 3 में आपने अकाउंटिंग पॉलिसी के जो नियम है आपको उसको ओवरराइड कर दिया, आप बोलते हैं नहीं मैं उसको नहीं मानता, हो गई गड़बड़ी। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि एक आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनेगा, जब उसका जो डेटा है वो कंपेरेबल हो। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया यहां पर, यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवर टाइम एंड विथ अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। जी हाँ, जो यूजर्स हैं, चाहे वो मैनेजमेंट हो, क्रेडिटर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, कोई भी यूजर हो, अगर वो उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ रहा है तो वो कंपेयर कर सके कि पिछले साल क्या था, इस साल क्या था। याद कीजिए कल की क्लास में हमने डिस्कशन किया था, जब आपको मैं रिलायंस का बैलेंस शीट दिखा रहा था, वहां पर इन्वेंट्री पिछले साल 45,000 थी और इस साल बढ़कर 48,000 हो गई। तो हम कंपेयर कर पा रहे थे कि देखो 3,000 इन्वेंट्री यहाँ पर बढ़ गया, इजंट इट। तो आपको वो चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, और यूजर जो है वो उसको अच्छे से कंपेयर कर सके। फिर फॉर एग्जाम्पल यूज कंसिस्टेंट अकाउंटिंग मेथड्स एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जी हाँ, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। किसके ऊपर, आप जो अकाउंटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं उस अकाउंटिंग मेथड के ऊपर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मतलब ईयर 1 में जो अकाउंटिंग मेथड्स आप लगाए थे, ईयर 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन आप वही मेथड लगाते जाओगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या, कंसिस्टेंसी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड मेंटेन कंसिस्टेंसी। ये अभी हम डिस्कस किए थे कि एक बार जो तरीका आपने अपनाया हर साल वही तरीका आप लोग अपनाओगे। इन द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी का एप्लीकेशन कर रहे हो फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड, तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। पहला पीरियड में अकाउंटिंग पॉलिसी ने क्या बोला, डेप्रिसिएशन 5% से लगाओ, तो सेकेंड ईयर भी अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से 5% से ही डेप्रिसिएशन लगाओगे। डेप्रिसिएशन मतलब पता है आपको, डेप्रिसिएशन मतलब फिक्स्ड एसेट्स के यूज करने से उसकी वैल्यू में जो गिरावट आता है वो डेप्रिसिएशन। सीधी सीधी बात है, मैंने एक कार खरीदी, कार की कीमत थी 5 लाख रुपए, लेकिन मैंने उसको 3 महीना खुद के पर्सनल यूज के लिए मैंने उसको यूज किया। अब 3 महीने बाद मैं चाहता हूं कि इस कार को बेच दूं, तो जब मैं मार्केट में बेचने गया लोगों ने कहा हम इसका 3 लाख रुपए देंगे। ये जो 5 लाख से 3 लाख की जो गिरावट आई, ये गिरावट क्या है, ये गिरावट ही है आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। हर साल जो तरीका आप अपनाओगे, जो अकाउंटिंग पॉलिसी को अप्लाई करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, वो हर साल कंसिस्टेंट रखोगे। अगर वो कंसिस्टेंट नहीं रहा तो उस पर्टिकुलर लेवल पे आपका डेटा कंपेरेबल नहीं होगा, और अगर वो कंपेरेबल नहीं हुआ तो हम ये बोल पाएंगे कि आपके द्वारा बनाया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि आपने उसका जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है वो आपने मिसिंग कर दिया। देखिए एग्जाम्पल में भी वही दिया गया है, इफ अ कंपनी चेंजेस इट्स डेप्रिसिएशन मेथड। आपको हमने बताया था पिछली क्लास में, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से होता है या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से होता है। आप में से बहुत लोगों को ये SLM WDV पता नहीं होगा, घबराइए मत।
हमारा जो आगे वाली क्लासेस आएगी वहां पर हम SLM और WDV के ऊपर पूरा कंप्लीट डिटेल में फुल प्रैक्टिकल नंबर भी सॉल्व करेंगे, तो आपको एक आइडिया होगा कि ये एक्चुअली में होता क्या है। तो उस चीज़ की चिंता मत कीजिए, बस खाली अभी जो क्लास है उसमें इन्वॉल्व होइए। मेरा आपसे वादा है कि क्लास जब हमारा खत्म होगा 2 महीने बाद, तब आपका बहुत अच्छा खासा एक अकाउंटिंग का नॉलेज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपेरेंसी। जी हाँ, ट्रांसपेरेंसी। आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे वो क्या होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट इन द सेंस वहां पर कोई भी चीज छुपा के मत लिखो आप। डिस्क्लोज ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसके ऊपर एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी है क्या, जो कहता है फुल डिस्क्लोजर। आपका एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो कहता है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर इन द सेंस कि अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो वहां पर जो भी खर्चा हो रहा है या फिर जो भी पैसा आ रहा है, या इन सिंपल वर्ड्स जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, जब आप उसको रिकॉर्ड करोगे तो फुल डिस्क्लोजर के साथ रिकॉर्ड करोगे। जैसे कि आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। एक कंसेप्ट होता है नरेशन। नरेशन, आप लोग कोई सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे, सॉफ्टवेयर में आप लोग कोई एक एंट्री रिकॉर्ड करते हैं कि हमने सैलरी का पेमेंट किया, तो सैलरी 5 लाख का पेमेंट किया। कहां से पेमेंट किए, बैंक से पेमेंट किए। अब ये पैसा 5 लाख रुपए जो सैलरी का आपने दिया, ये किसको दिया, कौन से महीने का दिया, कौन से डिपार्टमेंट का दिया, कौन से चेक नंबर से पेमेंट किया, कि ऑनलाइन ट्रांसफर किया, कौन से बैंक से पेमेंट किया, ईच एंड एवरीथिंग क्या करना पड़ेगा आपको, फुल डिस्क्लोजर। डिस्क्लोज ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। तो आपको इसके इस एंट्री के नरेशन में लिखना पड़ेगा क्या, बीइंग सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ सो एंड सो, कुछ इस तरीके से। बीइंग सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023। अगर आपने चेक से पेमेंट करी है तो वाइड चेक नंबर 1 2 3 4 5 6 डिजिट का चेक नंबर, चेक का डेट और कौन से बैंक का था, लेट्स सपोज SBI का था। तो आप नरेशन में क्या लिखोगे, कुछ इस तरीके से, बीइंग सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 23, वाइड चेक नंबर इतना, डेट इतना ऑफ SBI। तो ये क्या हो गया, फुल डिस्क्लोजर। तो हम क्या बोलेंगे, अगर आप ऐसा तरीका अपनाओगे क्या, डिस्क्लोज ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, तभी हम बोलेंगे कि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हो ना, वो एक आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अगर ये चीज मिसिंग रही तो वो पूरी तरीके से आइडियल नहीं है, ऐसे हम बोल सकते हैं। फर्दर और एक चीज देखिए, यहां पर क्या बोल रहा है ये, डिस्क्लोज ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। डिस्क्लोज ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन इवन इफ इट रिफ्लेक्ट नेगेटिवली ऑन द कंपनी। अगर वो कंपनी के लिए नेगेटिव भी है, आपको दिखाना पड़ेगा। मतलब कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको रिकॉर्ड करने से कंपनी का लॉस दिख रहा है, तब भी आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्चुअल में जो हुआ उसको आप रिकॉर्ड करोगे तभी हम बोल पाएंगे यस यू आर ट्रू एंड फेयर। आपके द्वारा जो बनाया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो अभी ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रहा है, क्योंकि आपने यहां पर झूठ नहीं बोला। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट दिखाया, लॉस हुआ तो लॉस दिखाया, ये आपको दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा, डिस्क्लोज कंटिंजेंट लायबिलिटीज, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। एक एग्जाम्पल है, कंटिंजेंट लायबिलिटी है या कंटिंजेंट एसेट कुछ है या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, ये सब आपको शो करना पड़ेगा। अब कंटिंजेंट क्या होता है, बाकी आपको जरा सा मैं यहां पर समझा देता हूं, समझिए। कंटिंजेंट मतलब क्या, ये एक वर्ड आया है कंटिंजेंसी से। कंटिंजेंसी मींस एक ऐसा फ्यूचर का इवेंट जो अगर होता है तो हमको फायदा या नुकसान करवाएगा। मतलब आज मान लीजिए हमारी कंपनी के ऊपर एक केस चल रहा है, केस की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। अब भविष्य में 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद एक डिसीजन सुनाया जाएगा जो या तो हमारे फेवर में होगा जिससे कंपनी को फायदा हो,
या फिर जो कंपनी के अगेंस्ट में होगा जिससे कंपनी को नुकसान हो। तो अगर कंपनी के ऊपर नुकसान हो सकता है, अगर कंपनी वो केस हार जाए और कंपनी को उसके बदले किसी को कुछ पैसे भरने पड़े, तो मतलब ये क्या बन गया कंपनी के लिए? एक लायबिलिटी। जो चीज कंपनी से पैसे लेकर बाहर जाती है वो क्या कहलाती है? लायबिलिटी। मतलब मेरा जो केस चल रहा था वो फ्यूचर में डिसाइड होगा कि मुझे पेमेंट करना है कि नहीं करना, तो वो क्या हो गया? कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है ये इंपॉर्टेंट है, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा जरा सोचिए। आज की तारीख में कंपनी का प्रॉफिट है, आपने इस चीज को रिकॉर्ड नहीं किया, आज की तारीख में कंपनी का प्रॉफिट है। प्लीज जरा सा फोकस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूं मैं, आपको समझ में आएगा। देखिए आज मान लीजिए कंपनी का 5,000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है, आपने सिर्फ इतना दिखा दिया और इतना दिखा के आपने अपने बुक्स को फाइनल कर दिया कि देखो भैया हम तो 5,000 करोड़ रुपए कमाते हैं और बल्ले बल्ले। अब आइए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, हम तो बहुत अच्छी कंपनी है। सिर्फ इतना देखकर लोग बुद्धू बन सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला, और जो अकाउंटिंग बॉडी है जिन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप किया, बोला नहीं नहीं नहीं, अगर सिर्फ इतना दिखाते हो ना तो ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है, सिर्फ इतना दिखाने से कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलेगी। क्यों? लेट्स सपोज आपके कंपनी के ऊपर एक केस चल रहा है, जो केस है आपका 1,00,000 करोड़ रुपए का। मतलब अगर आप केस हार गए तो आपको 1,00,000 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। एंड फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स हैं वो मान लो 50,000 करोड़ के हैं, मेरे पास 50,000 करोड़ हैं। कल अगर हार गया तो 1,00,000 करोड़ देना पड़ेगा, मतलब डबल देना पड़ेगा। तो इफ अगर मैं हार गया लाऊंगा कहां से? सोचिए, मतलब मेरे पास उतने पैसे है ही नहीं। अगर केस हार गया तो बस गेम ओवर, कंपनी बंद। तो आप बताइए, आपको नहीं लगता कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये? इस चीज को डिस्क्लोज करना चाहिए। इसीलिए यहां पर बोला गया कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम एक आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी मानेंगे जब आपने फुल डिस्क्लोजर किया। डिस्क्लोज ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन इवन इफ, चाहे वो आपके लिए नेगेटिव क्यों ना जा रहा हो। तो इसीलिए ये आपकी ड्यूटी है कि जितने भी कंटिंजेंट लायबिलिटीज हैं या एसेट्स हैं, एसेट्स मतलब कोई ऐसा भविष्य में कोई केस वगैरह होगा, अगर आप जीत जाओगे आपको पैसे मिल जाएंगे। आप इसका एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाइए, सीरियल नंबर 1, फिर कौन सा केस चल रहा है, कहां पर चल रहा है, कितने रुपए उसमें इन्वॉल्व हैं, और आपके मैनेजमेंट के व्यू से वो आपके लिए एक एसेट बन सकता है कि लायबिलिटी। मतलब आपको इतना तो आइडिया होगा ना कि आप वो केस हारने वाले हो या जीतने वाले हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक तो रफ एक एस्टिमेट ऐसे बनाकर रखिए जो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में कंजूसी ना कीजिएगा। और अगर आप हमारा फुल कोर्स अगर बाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस वेबसाइट के थ्रू या हमारे अपने ऐप के थ्रू आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। फिर हमने बोला था कि मटेरियलिटी, जी हाँ याद कीजिए हमारा फर्स्ट क्लास, कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो उसमें आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा? आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप सिर्फ मटेरियल चीज़ों को अच्छे से हाईलाइट करके दिखाओ, और जो लोग मटेरियल नहीं है उसको आप नॉर्मल किसी भी दूसरे हेड में एडजस्ट कर सकते हो। मैंने एग्जांपल दिया था आपको चाय वाले का, एक 5,000 रुपये का टोटल पैसा लगाकर चाय वाला 500 रुपये का कुछ सामान खरीद रहा है, तो वो उसके लिए मटेरियल है, वो अलग से अपने बिजनेस उसको दिखाएगा कि भैया मैंने 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया क्रॉकरी सेट में। याद आया आपको फर्स्ट क्लास? सेम अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज है जो 50,000 करोड़ की कंपनी है या उससे भी ज़्यादा की कंपनी है, वो कंपनी अगर 500 रुपये खर्चा करती है तो क्या बोलती है? भैया मिसलेनियस खर्चा है, इसको ध्यान मत दो। तो आप जो बना रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको आपके कंपनी के हिसाब से मटेरियलिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा। फोकस ऑन मटेरियल आइटम, जी हाँ यहीं पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि जो पैसा मेजर पैसा है, अगर वो पैसा का कुछ गलत जगह आपने रिपोर्टिंग कर दिया तो पूरा पिक्चर ही बदल जाएगा, जो आपका डिसीजन बदल सकता है। दैट हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, जी हाँ उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कैसे, किसके ऊपर? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। एग्जांपल, रिपोर्ट लार्ज ट्रांजैक्शंस दैट मटेरियली अफेक्ट द कंपनीज फाइनेंशियल्स बट एमिट इमैटेरियल आइटम। जी हाँ, जो इमैटेरियल आइटम है, जो चिल्लर आइटम है, उसको आप किसी दूसरे मिसलेनियस एक्सपेंस बोल के एक हेड बना दो, उसमें डाल दो, चलेगा, लेकिन उसके लिए सेपरेट मत करो।
क्या होगा उससे? अगर आपने हर एक एक पैसे को, जैसे अभी हमने क्या बोला, फुल डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, तो अगर वैसे होगा तो आप कोई आइटम खरीदे 1604 रुपये 32 पैसे का, और दुकानदार ने बोला भैया -32 पैसा हम आपको राउंडिंग ऑफ कर दिए, -32 पैसा आपको राउंड ऑफ कर दिए और टोटल 1604 रुपये आपको हमको देना है, तो आप क्या करोगे? आप 1604 रुपये 32 पैसे को रिकॉर्ड किए और ये 32 पैसे को आपने अलग से मिसलेनियस इनकम बता दिया कि ये मेरा इनकम हो गया। कैसा इनकम? राउंडिंग ऑफ का इनकम। और आप हर एक एक ऐसे डेसिमल प्लेसेस वाले फिगर को एक एक करके अगर एंट्री करने जाओगे तो वो इररिलेवेंट है। आप खुद सोच कर देखिए, अगर ऐसे 32 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे, 1, 2, 10 रुपया, 20 रुपया, अगर ऐसा आप एक एक करके अगर उसमें सेपरेट चीज को अगर रिकॉर्ड करोगे तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, जो प्रॉफिट लॉस बनेगा, बहुत लंबा बनेगा, बहुत लंबा बन जाएगा। क्यों? उसमें हर एक लाइन आइटम रहेगा। टू सैलरी का खर्चा इतना रुपया, रेंट का इतना रुपया, चाय पानी इतना रुपया, जेरोक्स इतना रुपया, पेंसिल, शार्पनर, रबर, पोंछा, झाड़ू, पानी, ये सब एक एक करके खर्चा करोगे, अननेसेसरी आपका जो पिक्चर है वो गंदा हो जाएगा। खर्चा हो रहा है, रिकॉर्ड करो, लेकिन अब उसको इतना सारा अलग अलग हेड मत बनाओ। टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बस एक ग्रुप बना दो और इन चिल्लर खर्चों को उसमें डाल दो। टाइमलीनेस, अब खुद सोचिए, जो चीज जिस समय पर जरूरत पड़ती है, अगर उस समय पर अगर वो अवेलेबल ना हो तो फिर उसका कोई यूज नहीं है। Isn't it? तो ये बोल रहा है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो वो टाइमली बनना चाहिए। अगर आप उसको अननेसेसरी, भैया 5 साल बाद बना के दूंगा, लेकिन 5 साल बाद, भैया हमको आज चाहिए, आप 5 साल बाद दोगे तो वो इररिलेवेंट हो जाएगा, हमारे लिए कोई मतलब नहीं देगा। क्योंकि जरूरत कब है? आज। एक मरीज मर रहा है, उसको ऑक्सीजन कब चाहिए? आज चाहिए, अभी चाहिए। लेकिन डॉक्टर क्या बोल रहा है? भैया उसको ऑक्सीजन देंगे लेकिन रुक जाओ, 2-3 महीने बाद देते हैं। तब तक क्या होगा? गेम ओवर। तो ठीक उसी तरीके से आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जब आप बनाओगे आपको टाइमली उसको रेडी करना पड़ेगा। माइंड में सेट कर लीजिए आप लोग, एक फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? वो स्टार्ट होता है 1/4, लेट्स सपोज करंट ईयर का लेता हूं एग्जांपल, 1/4/2023 को हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 स्टार्ट हो गया है। ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2024 को। तो माइंड में सेट कर लीजिए, जैसे ही 31 मार्च 2024 आया, इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको अपने पिछले साल का अकाउंट्स को पूरा रेडी करना है। क्योंकि जितने जल्दी हम उसको रेडी करेंगे उतने जल्दी हम ऑडिटर को अकाउंट्स देंगे, ऑडिटर उसका ऑडिट करेगा और फिर ऑडिट होने के बाद कंपनी लेवल पे उसका मीटिंग होगा और कंपनी का इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल होगा, और फिर जो रिपोर्ट बनेगी वो फिर हम पब्लिकली शेयर करेंगे। अगर हमने लेट किया, अगर हमने वो टाइम पे उसको कंप्लीट नहीं किया जब तक हमको करना था, तो हमने गवर्नमेंट के नियम का बहुत जगह नॉन कंप्लायंस किया, जिसके बदले में हमारे ऊपर लेट फाइन पेनल्टी लग सकती है। अगर वो लग गई तो अननेसेसरी कंपनी से पैसा आउटफ्लो होगा जो कि रुक सकता था। अब आप अगर इसको नहीं ध्यान देंगे तो खुद सोचिए, जैसे ही ऑडिट का पीरियड आता है आपका कितना प्रेशर बढ़ जाता है। आपकी रातों की नींद उड़ जाती है कि यार कल ऑडिटर ये चीज मांग रहा है, मेरे को देना है, मैं सवेरे 6 बजे जाके ऑफिस में बैठ के काम करूंगा, मैं रात को 12 बजे तक ऑफिस में बैठ के काम करूंगा। अननेसेसरी आप प्रेशर दे रहे हो, प्रेशर में आप काम गलत करोगे। तो क्या बोल रही है? टाइमलीनेस। आपको प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन अ टाइमली मैनर, समय पर आपको उसको देना है, सो दैट जो यूजर हैं कैन मेक डिसीजंस प्रॉम्प्टली, वो सही समय पर डिसीजन ले सके, कहीं ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। अब देखिए, अंडरस्टैंडेबल प्रेजेंटेशन, जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही कहलाएगा जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो। अगर उसका प्रेजेंटेशन ही ऐसा हो कि जो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके, हम उसको देख रहे हैं, हमको कुछ समझ भी नहीं आ रहा, तुम ये क्या हो, अच्छे से इसको करके लाओ। Present financial data in a way that is easily comprehensible using clear headings, subtotal and a logical order of item. कल आपको याद है जब हम बैलेंस शीट देख रहे थे रिलायंस का, कैसा था? सबसे पहले एसेट्स थे, बड़ी बड़ी हेडिंग थी, उसके अंदर फिर फिक्स्ड एसेट्स, मतलब टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, कुछ याद है आपको? फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब क्या था? प्रॉपर तरीके से अरेंज था। अगर वो वैसे नहीं होता ना
तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन तो जाता, लेकिन वो एक आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता। तो इसीलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जब भी रिकॉर्ड कर रहे हो, आप अच्छे से रिकॉर्ड करोगे। ग्रुप सिमिलर आइटम्स टुगेदर, जो सेम आइटम उसको एक जगह ग्रुप करके लिखो। सच एज जितने भी रेवेन्यू वाले आइटम है उसको रेवेन्यू की जगह पे लिखो, एक्सपेंस को एक अलग जगह पे एक्सपेंस में लिखो। ऐसा नहीं कि आपने पहला लाइन आइटम, हाँ भैया रेवेन्यू हो गया 100 रुपये का, हाँ भैया माइनस एक्सपेंसेस 20 रुपये का, हाँ भैया फिर पैसा आ गया रेवेन्यू 50 रुपये का। आप प्लस माइनस ऐसे अगर करते जाओगे तो वो डेटा तो बनेगा, एंड में रिजल्ट भी मिलेगा, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होगा। तो आप उसको जब पढ़ोगे ना, आपको थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। तो क्यों ना हम ऐसे करें, हम क्या करेंगे, जितने भी रेवेन्यू वाले हैं, जहाँ जहाँ से पैसा आया उसको एक जगह लिख दो, टोटल कर दो। जहाँ जहाँ पर खर्चे हुए उसको एक जगह लिख दो, उसको टोटल कर दो, और फिर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस कर दो, आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। तो ये क्या बोल रहा है कि आपको कुछ ऐसे प्रेजेंट करना है कि वो अंडरस्टैंडेबल हो, सामने वाला यूजर जब उसको पढ़ रहा है समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जी हाँ, यहाँ पर आप इंडिया के टर्म्स में देखें, ये जो मैंने लिखा है तो मैंने ग्लोबली पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन इंडिया के टर्म्स में देखें तो आप जो अकाउंट्स बना रहे हो वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज इंड एएस, उसको फॉलो करके बनना चाहिए। अब ये इंड एएस क्या है? इंड एएस बेसिकली कुछ प्रिंसिपल्स हैं। आपके बिजनेस में डिफरेंट आइटम्स होते हैं, लाइक इन्वेंट्री, लाइक आपका एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, बोरोइंग, फॉरेन एक्सचेंज, फिक्स्ड एसेट्स, ऐसे डिफरेंट आइटम्स होते हैं। तो उन आइटम को आपको प्रॉपर तरीके से कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए कि उस तरीके से रिकॉर्ड करने से आपका जो अकाउंटिंग पिक्चर बनेगा वो ट्रू एंड फेयर होगा। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसने बताया है कि आपको इंड एएस फॉलो करना है। बहुत सारे इंड एएस है, एक आइटम का एक इंड एएस है, उसको रेफर करेंगे और फिर उसको जानते हुए आपको आपके अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल सी बात है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है इन्वेंट्री से रिलेटेड कि एट द ईयर एंड आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है ना इन्वेंट्री का, उसको आप अपने बुक्स में दिखाओगे कैसे? एट कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। आपने 100 रुपए में खरीदा था एक आइटम, लेकिन आज मार्केट में उसको अगर बेचने जाओगे वो आपको 90 रुपए में मिलेगा, तो एट द ईयर एंड आप ये मानोगे कि आपके पास सिर्फ 90 रुपए का स्टॉक है। तब आप झगड़ा करने नहीं जाओगे कि नहीं सर मुझे तो 100 टोंगा किनी थी, मैं तो 100 रुपए में खरीदा था, मैं 90 क्यों दिखाऊं। याद कीजिए, हमने पढ़ा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारी पहली क्लास में, क्या? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? जहां पर आपको लगा कि भैया लॉस होने वाला है उसको बुक कर लो। खुद सोच कर देखिए, जरा सा लॉजिक लगाइए, एकदम कॉमन सेंस है कि भैया जो आइटम आज मार्केट में अगर 90 में मिल रहा है रेडिली, भले ही मैंने उसको 100 में खरीदा था, लेकिन जब मैं बेचने जाऊंगा तो क्या कोई कस्टमर मेरे को 100 रुपये देगा? वो तो वही देगा ना जो मार्केट में चल रहा है। तो इसीलिए आपको इसको बुक करना पड़ेगा। तो ये कौन बताया? ये हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताया। कौन सा? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एएस। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप आपका अकाउंटिंग स्टेटमेंट बना रहे हो, प्लीज एंश्योर कि आपने कंप्लायंस किया हो सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। कौन से? इंड एएस, उसको आप किए होंगे, उसको जरा ध्यान रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंप्लीटनेस। जी हाँ, कंप्लीटनेस। अगर आप आधा अधूरा अकाउंट बना के दोगे तो क्या मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझिएगा। मेरे पास 2 बैंक हैं, एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसमें जितने भी पैसे आते हैं रेवेन्यू वो सारा मैं रिकॉर्ड करता हूं। एक मेरा है दूसरा बैंक, बैंक 2, लेट सपोज ये है मेरा ICICI बैंक। इसमें मैं सारे के सारे एक्सपेंस करता हूं इससे, मतलब मुझे किसी भी पार्टी को पेमेंट करना है तो इस बैंक से पेमेंट करता हूं मैं। 2 बैंक है, एक में पैसे आते हैं, एक से पैसे जाते हैं, क्योंकि मैं एक ही बैंक में सब हौच-पौच नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे क्लियर रखना है सब कुछ। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, मैंने इस बैंक को पूरा इग्नोर कर दिया।
और जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया तो सिर्फ इसी बैंक को ध्यान में रख के बनाया। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा मालूम, आपका इनकम दिखेगा, सिर्फ इनकम दिखेगा, माइनस एक्सपेंस कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने एक्सपेंस वाले को इग्नोर कर दिया। बैलेंस आपका इनकम बहुत ज़्यादा आएगा, मतलब जो पैसा आपने बेचकर कमाया वो सारा आपका इनकम मान लिया जाएगा। खर्चा तो कुछ हुआ ही नहीं है। एक्चुअल खर्चा कहाँ हुआ था, इस दूसरे बैंक से हुआ था, लेकिन आपने दूसरे बैंक को इग्नोर कर दिया और जब अकाउंटिंग आपने बनाया, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, आपने सिर्फ बैंक वन को कंसीडर करके बनाया, तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, आपका जो प्रॉफिट दिख रहा है एकदम ह्यूज दिख रहा है, तो गलत हो गया, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल क्या, मान लो ये आपका एक साल है, ये 1/4/2023 यहां से स्टार्ट हुआ, 31/3/2024 यहां पर खत्म हुआ। तो मान लीजिए यहां पर ये पूरा 12 महीने का जो पीरियड है, इसमें आप कौन हो, आप अकाउंटिंग टीम हो। आपने एक महीना, फॉर एग्जांपल जुलाई, ये एक महीना आप लोग स्ट्राइक कर दिए कि हमारी सैलरी बढ़ाइए वरना हम काम नहीं करेंगे, आपने स्ट्राइक कर दिया। तो स्ट्राइक कर दिया तो क्या मैनेजमेंट सोचा कि मान जाएंगे, लेकिन आप लोग नहीं माने और एट दी एंड जुलाई महीना पूरा खत्म हो गया। फिर मैनेजमेंट ने 1 अगस्त को आपको बोला चलो ठीक है हम आपकी डिमांड मान लेते हैं, आइए और काम करिए। अब आपने क्या किया, आपने आपके अकाउंटिंग में अप्रैल महीने से जून महीने तक, अप्रैल से जून तक आपने पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया था और अगस्त से लेकर मार्च तक आपने पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया। लेकिन जुलाई महीना क्योंकि आप लोग आए नहीं थे, तो उस दौरान जो भी ट्रांजैक्शन हुआ था आप बोले हम वो नहीं करेंगे और आपने रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब बताइए कि इतना डेटा लेकर अगर आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो क्या वो कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट होगा? डेफिनेटली वो इनकम्प्लीट होगा। तो इसीलिए आपको बोला गया है कि आपको ऐसा चीज नहीं करना है। कंप्लीटनेस इज मस्ट। डिस्क्लोज ऑल रेलिवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। आपको वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा नोट्स में। फॉर एग्जाम्पल provide detailed explanation in the footnotes about complex transactions and financial instruments। जी हाँ, ये आपको डिटेल में देना पड़ेगा। एग्जाम्पल बताता हूं। आपकी कंपनी ने एक फॉरेन डील करी जो थी आपकी $100 में। जिस दिन आपने डील करी उस दिन मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल डॉलर का कीमत था $100। अब आप खुद सोच कर देखिए, अगर आज के तारीख में वो कंपनी पैसे दे देती तो वो $100 देती, मुझे डॉलर मिलता, मैं बैंक में जाता और बैंक को मैं ये $100 देता, बैंक बदले मेरे को $100 पर डॉलर के हिसाब से कितना देती, 10,000 रुपये देती। अब हुआ ये, ईयर एंडिंग हो गया, 31 मार्च आ गया। यहां पर मान लीजिए कि जो डॉलर का रेट था वो हो गया आपका $1 इज इक्वल टू ₹90। अब वो 90 हो गया। हो सकता है डॉलर का रेट ऊपर नीचे हो सकता है। अब आप सोचिए क्या होगा अगर मैंने किसी को माल बेचा था, आज 31 मार्च है, वो मुझे पैसे देने वाला था, मान लो वो मुझे $100 दे दिया, मेरे पास $100 आए, मैं बैंक में गया, उसको पैसे दिया, बैंक ने मुझे पर डॉलर के बदले में क्या दिया, 90 दिया, तो मुझे मिला कितना, 9,000 रुपए। तो आपको नहीं लगता कि यहां पर मेरे को 1,000 रुपए का एक नोशनल लॉस हो सकता है? तो ये कुछ डिटेल है, कॉम्प्लेक्स डिटेल है जो आपको दिखाना पड़ेगा। जब आप अपना अकाउंट्स बनाओगे आपको क्या करना पड़ेगा मालूम, आपको फुटनोट में देना पड़ेगा, आपको नोट में बताना पड़ेगा कि जो मेरा फॉरेन एक्सचेंज लॉस है 1,000 रुपए का, वो किस तरीके से आया एंड क्यों आया, एंड वाइस वर्सा। अगर आप किसी से को पेमेंट करने वाले हो, आपने माल मंगा लिया था, आप पेमेंट करने वाले हो, तो जब आप $100 पेमेंट करने जाओगे, आप बैंक के पास जाओगे डॉलर खरीदने के लिए, तो आपको अब डॉलर कितना मिलेगा, 90 रुपए में। पहले जाते तो 100 में मिलता, आपको 10,000 चुकाना पड़ता, आज आपको 9,000 चुकाना पड़ रहा है, 1,000 फायदा हो गया। उसको रिकॉर्ड करोगे। कंप्लीटनेस। बस ये लास्ट 2 टॉपिक, फिर हमारा आज का क्लास का भी हम वाइंड अप कर देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या बोल रहा है, क्या ऐसा करेक्टर हो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि हम माने कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक आइडियल है। कंजर्वेटिज्म, जैसे अभी हमने बोला, अगर लग रहा है ना आपको कि कहीं कुछ लॉस हो सकता है, बुक करो उसको, क्योंकि लॉस जल्दी होता है।
प्रॉफिट जल्दी से नहीं होता। एक्सरसाइज कॉशन, जी हाँ, ध्यान रखिएगा, व्हेन रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप आपकी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, जब रेवेन्यू को मान रहे हो कि हाँ इतना तो रेवेन्यू हुआ, ध्यान रखना उस समय क्या, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। मैंने सेल किया, मैंने एक कस्टमर को सेल किया 1000 रुपए का, तो ये 1000 रुपए के हिसाब से मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे ये पता चला कि जिसको मैंने 1000 रुपए दिए थे वो तो डिफॉल्टर हो गया, उसका तो दिवाला निकल गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया वो इंसान। अब उस इंसान से 1 रुपए भी हमको नहीं मिलेंगे, उस इंसान से हमको 1 रुपए भी नहीं मिलेंगे। तो जब हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना, वो आदमी बोल रहा है भैया भविष्य में पैसे कमाऊंगा, आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन आज तो भैया मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है देने को। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस लॉस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हम कंजर्वेटिव हो रहे हैं। हम ये नहीं मान रहे कि हमको दे देगा बोल के, हम ये मान रहे कि पैसा डूब गया, तो हमको उस 1000 को एज अ बैड डेट, एक वर्ड है अकाउंटिंग में बैड डेट, ऐसा पैसा जो बर्बाद हो चुका है वो बैड डेट, आप उसको खर्चा बोल के रिकॉर्ड करोगे। तो एक्सरसाइज कॉशन व्हेन रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू एंड एसेट्स, एम्फसाइजिंग अ प्रूडेंट अप्रोच टू अवॉइड ओवरस्टेटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जी हाँ, अगर मैं इस 1000 को भी मान लूँ कि पैसा डूबा नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा, 1000 रुपये और एक्स्ट्रा मिलने वाला है, ऐसा मैं लोगों को दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा, इसको मैं लॉस नहीं मानकर अपना इनकम मानूं और उसके हिसाब से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊं, तो मेरा इनकम ज़्यादा दिखेगा। आप यूज़र जब उसको पढ़ोगे आपको क्या लगेगा, 1000 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट, जबकि एक्चुअल में वो 1000 उसको नहीं मिलने वाला। तो आप क्या कर देते हो, आप ओवर स्टेटिंग कर देते हो, किस चीज को अवॉइड करके कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपने आपका प्रॉफिट बढ़ा दिया, जो कि गलत है। देन नॉन बायस, जी हाँ, यहां पर आप जब अकाउंटिंग प्रिपेयर करोगे, शुड बी प्रिपेयर्ड विदाउट बायस। आप किसी के बातों में आके अपना अकाउंटिंग चेंज नहीं कर दोगे। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंटेंट हो, ठीक है, 1000 रुपए, यही वाला एग्जाम्पल लेता हूं आपको समझ में आएगा। 1000 रुपए आपने मिस्टर एस को दिया था, 1000 रुपए का सामान आपने मिस्टर एस को दिया था और मिस्टर एस जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो आपको नियम के हिसाब से क्या करना चाहिए, आपको नियम के हिसाब से वो 1000 रुपए को आपको लॉस मान लेना चाहिए। भैया बैड डेट हो गया मेरा, लॉस ड्यू टू बैड डेट, मेरा लॉस हो गया, आप ऐसा मान लो। लेकिन होता क्या है कि आपके अकाउंटिंग जो टीम है उसमें जो आपका अकाउंटिंग हेड है, वो अकाउंटिंग हेड क्या बोलता है, वो आपको बोल रहा है एक काम करो, ऐसे मत दिखाओ, इसको लॉस मत दिखाओ, क्योंकि इसको लॉस दिखा दोगे तो हमारे पूरे ब्रांच का परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम दिखेगा, और हम नहीं चाहते कि हमारा ब्रांच बाकी ब्रांच के कंपैरिजन में कमती प्रॉफिट दिखे। हम चाहते कि आप इसको ना बढ़ा के दिखाओ, आप रिकॉर्ड ही मत करो बैड डेट। मतलब क्या हो गया, आप किसी की बात में आ गए, नहीं, ऐसे मत कीजिएगा। अकाउंटिंग का नियम क्या कहता है कि आप जब रिकॉर्ड मेंटेन करोगे वो कैसा होना चाहिए, नॉन बायस, किसी की बात में आके उसको चेंज मत करो, वरना आपका अकाउंटिंग क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड विदाउट बायस, ensuring that management does not manipulate numbers to present a misleading picture। वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से आ गया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेटा के साथ छिड़खानी ना करे कि हम अपने हिसाब से क्या करें, मैनिपुलेट कर देंगे, जो अकाउंटिंग का डेटा है उसको मैनिपुलेट कर देंगे और एक गलत पिक्चर आपको दिखाएंगे। फिर से एग्जांपल में आ गया हमारा क्या, सत्यम केस। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग आज ही सिर्फ 20 मिनट निकालिएगा और YouTube में सत्यम केस का केस स्टडी देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा, आप उसको रिलेट कर पाओगे कि हुआ क्या था। भैया मेरे पास एसेट है 1000 रुपये, खुद सोच कर देखिए ये स्कैम कैसे हो रहा है। मैं एक कंपनी हूं, सी यहां पर देखिएगा, मैं एक कंपनी हूं, मेरे पास 1000 रुपये का एसेट है, लेट्स सपोज 1000 रुपये का मेरे पास लैंड है। मैं बैंक के पास गया, बोला बैंक मेरे को ना लोन चाहिए, क्या करोगे, सर मैं लैंड के ऊपर ना बिल्डिंग्स वगैरह बनाऊंगा, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो बनाऊंगा मैं, तो मेरे को लोन चाहिए। तो बैंक बोला लैंड कितने रुपए का है, 1000 रुपये का। बैंक ने बोला चलो मैं आपको 500 रुपये का लोन देती हूँ। तो मैं बोला यार ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, 500 रुपये मेरा काम तो बनने से रहा। अब मैं क्या किया, मैं बैंक के पास गया और बोला कि बैंक
मेरे पास 1,00,000 रुपए का लैंड है, बैंक मेरे पास 1,00,000 रुपए का लैंड है, अब तू मेरे को कितना लोन देगी? बैंक बोलेगी अच्छा इतना लैंड है, अच्छा चलो तो हम आपको अब 50,000 रुपए का लोन दे देंगे। एक चीज नोटिस कीजिए, एक्चुअल में अगर ये चीज हो जाए, बैंक 1,00,000 रुपए देखकर उसको 50,000 दे दे, तो क्या होगा मालूम? एक्चुअल में इस इंसान के पास क्या था मालूम? एक्चुअल में इस इंसान के पास था सिर्फ 1,000 रुपए की एसेट, 1,000 रुपए का पूंजी था इसके पास। ये 50,000 कहां से चुकाएगा? सोचो तो, अगर कुछ गड़बड़ हो गया है ये कहां से चुकाएगा? एंड द मोमेंट कुछ गड़बड़ हो गया तब ये चीज एक्सपोज हो जाएगा, तब ये चीज एक्सपोज होकर बाहर आएगा और उसको नाम क्या देंगे मालूम? उसको नाम देंगे हम स्कैम। यही हुआ था आपका सत्यम केस में। सत्यम ने अपने आप को इतना मैनिपुलेट किया, उसके मालिक लोगों ने इतना ज्यादा हाईफाई दिखाया कि हम तो इतने विराट हैं, हमको कोई डुबा नहीं सकता, हम इतने विराट हैं, बट एक्चुअल में वो अंदर से कमती थे। लेकिन जो आम पब्लिक है वो क्या देख रही है? इतना ज्यादा इतना ज्यादा इतना ज्यादा, तो चलो उसमें पैसे लगा देते हैं और बाद में डूब जाएंगे। तो वो गड़बड़ क्यों हुई? मैनेजमेंट ने अपने पर्सनल फायदे के लिए अकाउंटिंग डेटा के साथ छेड़खानी करी। तो वो चीज नहीं होना चाहिए जो चीज हमको यहां पर बोला गया। तो अगर ये सारे चीज अगर आप फॉलो करते हो तो यस, हम बोल सकते हैं इसके बाद आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे वो एक आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाएंगे। एंड यस, तब आपके अकाउंटिंग जो भी होगी वो ट्रू एंड फेयर होगी, तब वो ट्रू एंड फेयर होगी। थैंक यू सो मच।